साथियों जय हिंद। मैं संतोष जायभाए आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल अंडर रूल 72 के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है। जब कमेटी का गठन किया गया तो हो सकता है जल्द ही इसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग मिनट का भी समय बिना गंवाए अगर आप तैयारी करने में लग जाएंगे तो आप आसानी से जब तक एग्जाम हो जाएगा तब तक आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। बिना तैयारी के एग्ज़ाम देना मतलब एक बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे, अगर सक्सेस नहीं हो पाएँगे तो अंडर रूल 72 में केवल 3 ही अटेम्प्ट आप कर पाएँगे। तो हर एक अटेम्प्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अगर परीक्षा में जाने के इच्छुक है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, इसलिए जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, उसे उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचे बिना हम लोग आज के विषय की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जिस एक्ट के तहत हमारे इस बल का रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया, वह क्या है, उसमें क्या-क्या प्रोविज़न है और उसके किस-किस प्रोविज़न में आरपीएफ को क्या-क्या शक्तियाँ दी गई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। दोस्तों, जब 2003 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जो 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ, उसमें इसका जो टाइटल है, वो काफ़ी बड़ा कर दिया। काफ़ी बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि उस अमेंडमेंट में या उस संशोधन में आरपीएफ को यात्री और यात्री परिषद से जुड़े कई ताकतें दे दी। इस एक्ट का नाम पड़ा रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए संघ के सशस्त्र बल का गठन और विनियम करने का अधिनियम। मतलब इस अधिनियम का ये जो टाइटल है, इसमें बताया गया है कि ये जो बल का गठन होगा, वह इस एक्ट के तहत होगा और उसे रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री एरिया, इसके बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक बल का गठन किया जाएगा और उस बल को कैसे विनियमित किया जाएगा, इसके लिए यह अधिनियम पारित किया जा रहा है। दोस्तों, इस एक्ट में क्या-क्या महत्वपूर्ण डेट्स है, इसके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो 1957 का जो एक्ट था, वह एक्ट पहली बार पारित हुआ 29 अगस्त 1957 में। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि आरपीएफ एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों, आरपीएफ एक्ट 29 अगस्त 1957 में पारित हुआ। 1957 में जो एक्ट पारित हुआ, वह एक्ट 10 सितंबर 1959 में इसे लागू किया गया। जैसे समय बीतता गया और आवश्यकता पड़ी, एक्ट में कई बदलाव किए गए। वह क्या-क्या संशोधन हुए, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 1985 में जो 20 सितंबर 1985 में इसमें संशोधन किया गया, उस संशोधन के तहत आरपीएफ को संघ का एक सशस्त्र बल के रूप में स्वीकृति मिल गई और उसी तारीख को 20 सितंबर को ही रेलवे सुरक्षा बल का रेजिंग डे भी मनाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, इस एक्ट में 2003 में भी संशोधन हुआ, जो 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ है। इस समय जब संशोधन हुआ तो इस एक्ट में यात्री और यात्री परिषद ऐसी दो परिभाषाएं जोड़ी गई। इसका मतलब आरपीएफ को रेलवे संपत्ति के साथ ही यात्री और यात्री परिषद की सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया। दोस्तों, जैसे कि हर किसी एक्ट में उसके पहली धारा में उसका नाम, उसका लागू होने का तिथि, वो भारत के किस जगह पर लागू है, इसके बारे में विवरण होता है तथा धारा 2 में परिभाषाएं होती है। वैसे इसी भी एक्ट में धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और वो कब प्रारंभ हुआ, ये दिया गया है। दोस्तों, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम है रेलवे संरक्षण बल अधिनियम 1957 या रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957। यह पूरे भारत पर लागू है। इसे 10 सितंबर 1959 को, यानी 10/9/1959 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया है। धारा 1 में ध्यान में रखने वाली मुख्य बातें हैं कि यह अधिनियम 19 अगस्त 1957 को पारित हुआ और यह पूरे भारत में 10 सितंबर 1959 में लागू हुआ। अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में सभी परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा वो शब्द होते हैं, अगर आप उस एक्ट की परिभाषा नहीं पढ़ते हो तो आपको उस एक्ट में क्या लिखा है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। या आप मोटा-मोटी ये भी कह सकते हो कि किसी भी एक्ट का आत्मा उसमें दी गई परिभाषा होती है।
परिभाषा वो एक छोटा सा शब्द होता है जिसके बड़े बड़े अर्थ परिभाषा में दिए गए होते हैं, और एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो एक छोटा सा शब्द आएगा और आपको जो छोटे से शब्द में डेफिनेशन में जो उसका मीनिंग बताया गया है उस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको इस एक्ट की परिभाषाएं बता दूंगा और ऐसे कुछ नुस्खे भी बताऊंगा जिसे आप आराम से इस परिभाषाओं को याद कर सकते हो। धारा 2 के ए में बल यानी फोर्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहली परिभाषा है बल। इसका मतलब रेलवे सुरक्षा बल जो गठित हुआ तो सबसे पहले क्या बनेगा? बल बनेगा। और बल का क्या मतलब है? बल का मतलब है इस एक्ट की धारा 3 के तहत गठित किया गया बल रेलवे सुरक्षा बल। इस एक्ट में जहां जहां बल शब्द का उपयोग होगा तो आपको उसे रेलवे सुरक्षा बल समझ लेना है। और इसे याद कैसे करना है? 2 बी के ये में सबसे पहला ए बी सी डी ऐसी परिभाषा है, तो सबसे पहले बल, सबसे पहले क्या आएगा? बल आएगा। अब चलते हैं धारा 2 के बी में क्या लिखा है। जैसे इस एक्ट का गठन हुआ, पहले बल आया और बल के बाद क्या आएगा? बल के बाद इस एक्ट में आएंगे डीजी महोदय। क्या आएंगे? डीजी। तो महानिदेशक या डीजी कौन है? इस एक्ट की धारा 4 की उपधारा 1 में जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है उस अधिकारी को डीजी या महानिदेशक कहा जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए धारा 2 बी का ये है, बल गठित हो गया, उसके बाद डीजी महोदय की नियुक्ति हो गई। अब धारा 2 के बी के ये में दिया है भर्ती किया गया बल सदस्य या नामांकित बल सदस्य या इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। इस शब्द से आपको दोस्तों ये समझना है कि इस फोर्स के निरीक्षक या निरीक्षक के रैंक के जितने भी बल सदस्य हैं ये सभी नामांकित बल सदस्य की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक और जितने भी आंसलरी स्टाफ है ये सभी लोग नामांकित बल सदस्य की श्रेणी में आते हैं या इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है। आगे चलते हैं धारा 2 का बी। दोस्तों धारा 2 बी के बी में बल अभिरक्षा को डिफाइन किया गया है। बल अभिरक्षा मतलब हम जब नियमों की चर्चा करेंगे तो नियमों में सुरक्षा न्यायालय का जिक्र आएगा और उसकी कार्रवाई के दौरान किसी बल सदस्य के विरुद्ध अगर जांच जारी है तो उसे बल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या उसे अपनी कस्टडी में रखा जाता है। तो यही बल अभिरक्षा का मोटा मोटी अर्थ है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यदि किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी या प्रतिरोध किया जाता है तो उसे बल अभिरक्षा कहा जाएगा। धारा 2 के बी में बताया बल अभिरक्षा का मतलब है नियमों के अधीन किसी कार्रवाई के लिए किसी बल सदस्य को गिरफ्तार किया जाना या उसका प्रतिरोध करना ही बल अभिरक्षा है। इस बात से आप और एक छोटा सा नुस्खा याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 2 बीबी, बीवी का मतलब होता है पत्नी। यदि कोई व्यक्ति 2 पत्नी करेगा, 2 बीबी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। एक ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जिससे आप किसी परिभाषा को या किसी छोटी सी चीज को याद कर सकते हो। आगे चलते हैं 2 का सी। 2 के सी में बल सदस्य को डिफाइन किया गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस एक्ट में और रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा यानी आरपीपी एक्ट में 2 जगह पे बल सदस्यों को डिफाइन किया गया है और दोनों एक्ट में अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया गया है। जब हम लोग एक्ट की बात करते हैं, आरपीएफ एक्ट की बात करते हैं, तो हम लोगों को बल सदस्य का मतलब लेना है कि इस एक्ट के तहत जितने भी व्यक्तियों को या नियुक्त किया जाता है वह सभी व्यक्ति बल सदस्य में आएंगे। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे बल सदस्य कहेंगे। इसका मतलब बल सदस्य में डीजी महोदय से लेके बल के आंसलरी स्टाफ तक सभी व्यक्ति या सभी रैंक बल सदस्य में आते हैं। आगे देखते हैं धारा 2 सी का ये। धारा 2 सी के ये में यात्री को डिफाइन किया गया है। यात्री शब्द का क्या अर्थ है? यात्री शब्द का वही अर्थ होगा
जो रेलवे एक्ट में डिफाइन किया गया है। रेलवे एक्ट में डिफाइन किया गया है यात्री उसे कहेंगे जो व्यक्ति उचित टिकट, पास या वैध परवाना लेकर रेलवे परिसर में आता है उसे यात्री कहेंगे। आगे चलते हैं, धारा 2 सी का बी, इसमें यात्री परिसर को डिफाइन किया गया है। यात्री क्षेत्र में रेलवे प्लेटफॉर्म्स, रेलगाड़ी, यार्ड और ऐसे सभी जगह आते हैं जहां बहुधा यात्री आते और जाते हैं। तो दोस्तों इन 2-3 डेफिनेशन को याद करने का और एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। धारा 2 के सी में बल सदस्य को डिफाइन किया गया है। बल सदस्य को क्या-क्या अधिकार मिले? बल सदस्य को धारा 2 के सी के ए में यात्री और 2 सी के बी में यात्री परिसर इनकी सुरक्षा का जिम्मा मिला है। धारा 2 का सी बल सदस्य है और उसे ही सी के ए में यात्री और सी के बी में यात्री परिसर की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। धारा 2 का डी में विहित शब्द को परिभाषित किया है। विहित शब्द ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। विहित शब्द का अर्थ है इस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के अधीन जो भी विहित किया जाएगा उसे विहित कहा जाएगा। आगे चलते हैं, धारा 2 का ई, रेल संपत्ति। ये दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। रेल संपत्ति का मतलब है ऐसा कोई माल, धन, मूल्यवान प्रतिभूति या जीव जंतु जो या तो रेलवे के मालिकाना हक का है या रेलवे को वहन के लिए सुपुर्द किया गया है। दोस्तों फिर से एक बार सुन लीजिए, रेलवे संपत्ति का मतलब है ऐसा कोई माल, धन, मूल्यवान प्रतिभूति या जीव जंतु भी जो या तो रेलवे का है या उसे रेलवे के कब्जे में वहन के लिए सौंपा गया है उसे रेल संपत्ति कहा जाएगा। आगे चलते हैं, 2 ई का ये, इसमें अधीनस्थ अधिकारियों को परिभाषित किया गया है। अधीनस्थ अधिकारी मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर। अधीनस्थ अधिकारी में निरीक्षक, उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक ऐसी 3 ही रैंक आती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस बात को आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, 2 के ई में रेलवे संपत्ति को परिभाषित किया है और रेलवे संपत्ति की चोरी की जांच कौन करेगा? 2 के ई के ए में अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। ऐसे ही आपको याद रखने में आसानी होगी। आगे देखते हैं 2 का एफ। 2 के एफ में वरिष्ठ अधिकारियों को परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, वरिष्ठ अधिकारी मतलब अपने विभाग में जो भी राजपत्रित अधिकारी है उन सबको वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं। मोटा मोटी इसका यही अर्थ है। वरिष्ठ अधिकारी का मतलब है सहायक सुरक्षा आयुक्त रैंक और उसके ऊपर जितने भी रैंक है ये सभी रैंक वरिष्ठ अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। और इस एक्ट की सबसे आखिरी में एक परिभाषा है, सबसे लास्ट परिभाषा है 2 एफ के ए में अवर अधिकारी। अवर अधिकारी से मतलब है इस बल में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात यानी हेड कांस्टेबल पद पर तैनात वह व्यक्ति को अवर अधिकारी कहा जाएगा। एफ में बताया है वरिष्ठ अधिकारी और एफ के ए में बताया है सबसे निम्न अधिकारी। एफ में वरिष्ठ अधिकारी और एफ के ए में सबसे कनिष्ठ अधिकारी। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आरपीएफ एक्ट का इतिहास, धारा 1 और धारा 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें परिभाषाएं है, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। आप अगर एक बार ये हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा इस एक्ट के तहत कोई भी सवाल या जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी या दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों इस बारे में भी कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं या किस विषय पर आपको तैयारी के लिए वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कवर करते रहेंगे और आप तक हर वो चीज को, हर उस जानकारी को देने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों तक भेजने में इसे हमारी सहायता कीजिए। जय हिंद।